Assalamualaikum everyone. So this is the last lecture of GIT जिसमें हम GIT पैथोलॉजी में हम अपेंडिक्स को पढ़ेंगे। वैसे तो अपेंडिक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक हो सकता है, लेकिन बिकॉज हमारे सिलेबस के हिसाब से ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, सिर्फ MCQs में ही आती है और जितनी बुक में लिखी हुई हम उतनी सी ही उसको डिस्कस करेंगे, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है अपेंडिक्स का। तो हम उसको एक लेक्चर में उतना ही डिस्कस करेंगे जितना ज़रूरत है। ठीक है, जल्दी से मैं इसको करवा देती हूँ आपको जितना आपके लिए ज़रूरी है और इंशाल्लाह फिर वी विल मूव टू द लिवर। अच्छा, अपेंडिक्स क्या होता है आपको बताया, इट इज अ रेमिनेंट, एक डायवर्टिकुलम है विच इज ऑलवेज प्रेजेंट। जो आपका सीकम आपको नजर आ रहा होता है ना, उसके साथ छोटा सा ऐसे करके नीचे लगा हुआ होता है यूं करके। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इलियोसिकल जंक्शन होता है, यहाँ पर आपका दिस इज द आइलियम, ये आपका इलियोसिकल जंक्शन है एंड ये आपका सीकम है। और सीकम के नीचे की जो छोटी सी ऐसे डायवर्टिकुलम सी होती है इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो आपका अपेंडिक्स होता है नॉर्मल केसेस में जाहिर सी बात है जैसे आपका बाकी GIT का म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और मस्कुलरिस लेयर सिरोजा, इसका भी सब कुछ वैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जाहिर सी बात है जिस तरह बाकी आपके पूरे कॉलन की ब्लड सप्लाई है, इसकी भी अपनी ब्लड सप्लाई है। ठीक है, तो इसको भी सब कुछ इसी तरह चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी आकर फंसना नहीं चाहिए, इसका ल्यूमिन खुला हुआ होना चाहिए हर टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसका देखिए ल्यूमिन कितना तंग सा नैरो सा होता है और आपके पास जो भी फीकल मटेरियल आता है उसको यहाँ से ऊपर वैसे तो नॉर्मली जाना होता है, ज़ाहिर आइलियम से आता है सीकम, फिर असेंडिंग कॉलन में चला जाता है। अगर कुछ छोटी भी सी चीज़ भी आकर इस जगह फंस जाती है, कोई फीका लेथ फंस जाता है, कोई स्टोन फंस जाती है, तो उसकी वजह से, या फिर हो सकता है किसी के बच्चों में अक्सर होता है उनके पेट में कीड़े होते हैं, तो कोई कीड़ा वर्म वगैरह आकर ना आपके अपेंडिक्स में फंस जाते हैं। जब वो फंस जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो यहाँ पर आके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और फिर डिजीजेस बनती हैं। जो हमने पढ़नी है, हमने इसकी दो बातें पढ़नी है, एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और दूसरी नियोप्लास्टिक। इन्फ्लेमेटरी में वी कैन हैव अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस एक्यूट होता है, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है एक्यूट अपेंडिसाइटिस की, बहुत ही कम क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस होता है। वो सिर्फ ये सीन होता है कि वो भी प्रेजेंट पहले भी कर चुका होता है, ऐसा नहीं है कि वो पहले प्रेजेंट नहीं किया होता। लाइक आपका जो क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस है सिर्फ ये होता है कि वो इतने सिवियर सिम्टम्स के साथ नहीं होता तो लोग उसे ट्रीट नहीं कराते, वरना अपेंडिसाइटिस की प्रेजेंटेशन हमेशा आपको पेन जो है वो एक्यूट फॉर्म में हो जाती है। क्यों होता है ये अपेंडिसाइटिस, मतलब अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन क्यों होगी? मैंने भी आपको बताया कि बहुत छोटा ल्यूमेन है, कुछ भी आकर फंस सकता है। जब आके कोई चीज़ इसमें फंसती है ना तो फौरी तौर पे इसकी वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि इतनी छोटी सी जगह पे कुछ भी आके फंसेगा तो वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा। वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा जब भी, अगर ये उसकी सारी वॉल है, सपोज ये मैंने कर दिया, दिस इज द ल्यूमेन, और यहाँ पर आकर ये इतनी बड़ी सी कोई चीज़ फंस गई है, यहाँ पर आकर जब फंसेगी इसकी वॉल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती है, तो जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं, जो इसकी ब्लड सप्लाई है, वो प्रेस हो जाती है और वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जाहिर सी बात है वो जब ब्लड सप्लाई कंप्रेस होगी उस एरिया की तो डेफिनेटली हमारे पास उस एरिया को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो वो एरिया में इस्कीमिक चेंजेस आएंगे। तो फौरी तौर पे जब आपकी इस जगह की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है, इस्कीमिया होता है इस एरिया में, तो बॉडी उसको रिकवर करने के लिए एकदम से एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन वहाँ पर शुरू करती है। वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है आपको पता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स आएंगे वहाँ पर मैक्रोफेजेस आएंगे और फौरी तौर पे आपके म्यूकोजा, सब म्यूकोजा तक पहुँच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि किसी तरह इस एरिया में वेस्कुलर डायलेशन हो जाए और ब्लड फ्लो रिस्टोर हो जाए। उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही होती है यहाँ पर, एक तो ये इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स वगैरह और सब कुछ आ जाता है और इन्फ्लेमेशन आपकी अपेंडिक्स में हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है, सिर्फ ये नहीं होती कि आपकी जो चीज़ आकर फंसी है, आपको मैंने बताया कई बार कि जो भी चीज़ किसी जगह रुकी रहेगी वो वहाँ पर जरासीम पैदा करने की जगह बन जाती है। तो अगर अपेंडिक्स में कुछ भी आकर फंसता है तो आपको पता है कि हमारा पूरा गट जो है इट इज़ रिच एरिया ऑफ बैक्टीरिया, और नॉर्मल फ्लोरा हमारी पूरी गट में प्रेजेंट है। उस बैक्टीरिया को नजर आता है यस यहाँ पर कुछ फंसा हुआ है, फंसी हुई चीज़ तो बैक्टीरिया की पसंदीदा जगह होती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं उधर, सुपर एडेड इन्फेक्शन कर देते हैं, और जैसे ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर एडेड होता है तो फिर इन्फ्लेमेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस कहलाता है। ये आपका फौरी तौर पे पेन के तौर पे प्रेजेंट कर देता है, मतलब फौरी तौर पे मुराद है विद इन आवर्स तो नहीं, लेकिन बहुत जल्दी, मतलब विद इन डेज ये आपका ना इस पे पेशेंट को पेन शुरू हो जाती है, नोजिया वॉमिटिंग हो जाता है, माइल्ड फीवर हो जाता है और पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है। शुरू में जब होगी ना पेशेंट को पेन तो वो कहेगा कि अम्बलाइकस के अराउंड है, मतलब पेट में सेंटर में पेन का कहेगा, क्योंकि उस टाइम आपका खाली इन्वॉल्व होता है अपेंडिक्स। ठीक है, जब तक खाली अपेंडिक्स इन्वॉल्व होगा ना तब तक खाली वो पेन का कहेगा अराउंड द अम्बलाइकस, क्योंकि उसकी जो नर्व सप्लाई है वो अम्बलाइकस वाली एरिया तक जा रही है। ठीक है, मतलब जो आप कहते हैं ना सेंसरी डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपेंडिक्स की जो एरिया है ना जहाँ पर उसकी पेन प्रेजेंट करनी चाहिए वो अराउंड अम्बलाइकस होती है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है अपेंडिक्स के इर्द गिर्द, जब इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी मटीरियल हो जाता है कि अपेंडिक्स के गिर्द जो पेरिटोनियम है
वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो पेरिटोनियम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से पेन लोकलाइज हो जाती है इन दिस एरिया, यानी राइट आइलिक फॉसा वाले रीजन में, आप समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये अपेंडिक्स की लोकेशन जो है वो उसी जगह पे होती है। समझ गए मेरी बात? कि पहले पेशेंट अगर आपके पास बिल्कुल अर्ली स्टेज का आप उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि पहले पेन मुझे अम्बलाइकस की जगह पे थी। क्यों थी? क्योंकि जो डर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस हिसाब से अपेंडिक्स की जो एरिया ऑफ पेन की जो प्रेजेंटेशन का एरिया वो अम्बलाइकस में है। लेकिन जब पेरिटोनियम भी इन्वॉल्व हो जाएगी ना पेन में, तो फिर पेरिटोनियम का एरिया इसी जगह पर है, तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपको पेशेंट को पेन होगी, साथ उसे नोजिया वॉमिटिंग और फीवर भी लाजमी होता है, और शदीद किस्म की वॉमिटिंग, और कभी कभार डायरिया भी होता है। तो ये उसके पेशेंट के होते हैं आपके फीचर्स। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दी कि किस तरह से इन्फ्लेमेटरी मटीरियल जब आके फंस जाते हैं। अच्छा, इसमें ना पेशेंट को फिर आपने एक और साइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे वाइवा में बहुत पूछते हैं, अगर कोई आपसे पूछ ले अपेंडिक्स, वो है मैकबर्नीज साइन। मैकबर्नीज साइन ये है कि आपका इधर होता है एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। आप अपने हाथ अगर रखते हैं अपनी कमर पे, मतलब साइड पे अपना हाथ सपोर्ट करते हैं जब खड़े होते हैं, तो हड्डी जो आपको वहां पर महसूस होती है ना इस जगह पे, उसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन। वो आपके पेल्विस का पार्ट होती है। एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन और अम्बलाइकस जो राइट साइड की है, इन दोनों के दरमियान में एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और उसको आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ठीक है, 1, 2 और 3 सपोज ये, ठीक है, थोड़े अनइक्वल है, बट एक ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, तीसरा ये पार्ट है। इन 3 पार्ट्स में अगर आप इस लाइन को डिवाइड करेंगे एंटीरियर सुपीरियर आइलिक स्पाइन से लेकर अम्बलाइकस तक की लाइन को, और इसमें से जो आपका राइट साइड का 1/3 पोर्शन है वो जिस जगह पर एंड हो रहा है, यानी ये वाला पोर्शन, इस पॉइंट को हम कहते हैं मैकबर्नीज पॉइंट। और यहाँ पर अगर पैल्पेट करने पे पेशेंट को शदीद दर्द होता है, शदीद टेंडरनेस होती है, तो उसे हम कहते हैं मैकबर्नीज साइन पॉजिटिव, और ये आपका अपेंडिक्स को शो कर रहा होता है कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस चल रहा है, ठीक है। इस वजह से ये जरूरी होता है क्योंकि पेशेंट को इस एरिया की पेन और भी बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकती है। जैसे सपोज अगर फीमेल है तो उसे हो सकता है कोई ओवेरियन सिस्ट हो सकता है मेंस्ट्रुअल इशू की वजह से हो, अगर मेल है तो उसे भी, मतलब बहुत सारी डिफरेंशियल्स आप यहाँ पर बना सकते हैं, लिम्फेडेनाइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक तो आपका वाइट ब्लड सेल काउंट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ हुआ होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है। दूसरा आप चेक करते हैं तो पेशेंट को पेन जो है वो हो रही होगी उसको एग्जैक्टली मैकबर्नीज पॉइंट पे, डीप टेंडरनेस पे डीप पेन, शदीद किस्म की पेन होगी, सिवियर पेन होगी, और उसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स भी उसके ऐसे ही होंगे। फिर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। ये हो गया आपका दिस वन थिंग। और इसके बाद आप पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं। सर्जरी करनी पड़ती है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि वरना अपेंडिक्स के फटने का खतरा होता है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगी तो फिर वो पेरिटोनियम में फैल जाएगी। मॉर्फोलॉजिकली आपको वैसे तो कुछ भी खास नजर नहीं आता, रेड कलर का हो जाता है उसका बाहर से सिरोजा, और जब बहुत ज़्यादा इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो एब्सेसिस भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल बात होती है। अब हम करते हैं ट्यूमर्स। अपेंडिक्स के ट्यूमर्स में ना वैसे तो ये मैंने लिखे हैं जो 8 ही आपकी बुक में लिस्टेड है, लेकिन सिर्फ इसके नाम भी आपको पता हो तो काफ़ी है, बिकॉज इनकी डिटेल्स बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपेंडिक्स में मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, एमसीक्यू जो आ सकता है, वो ये है कि जो कार्सिनोइड ट्यूमर है या वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर वो वाला ट्यूमर होता है कि आपके पास एक ऐसी मैस बन जाए जो कि हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है, ठीक है, उसको कहते हैं हार्मोन है। मोस्ट कॉमनली सेरोटोनिन, हिस्टामिन वगैरह होते हैं जिनका वाइड स्प्रेड एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन होता है। तो कार्सिनोइड ट्यूमर या फिर वेल डिफरेंशिएटेड न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर मोस्ट कॉमन होता है, जो टिप ऑफ द अपेंडिक्स पे ना प्रेजेंट करते हैं एज अ स्वेलिंग। तो फिर हमें उसको डिटेक्ट अगर कर लिया जाए, जाहिर उसके जो रिलीज करते हुए हार्मोन्स होते हैं उन्हीं के सिम्टम्स से हम डिटेक्ट उसको करते हैं मोस्ट कॉमनली, फिर इसे सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। बस ये एक इंपॉर्टेंट था। उसके बाद वी कैन हैव एडिनोमास नॉन म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एडिनोकार्सिनोमा। ये दोनों वही बात है कि आपके पास ग्लैंडुलर टाइप की लीजन बन सकती है आपके अपेंडिक्स में, जो बिनाइन होगी तो उसे हम एडिनोमा कहेंगे, और जब हमारे पास वो मैलिग्नेंट हो जाएगी तो उसे हम कहते हैं नॉन म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एडिनोकार्सिनोमा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये ग्लैंडुलर टाइप ऑफ कैंसर होगा लेकिन म्यूसिन नहीं प्रोड्यूस करता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हो सकता है हाली सिस्टिक, एक ऐसी कैविटी हो जिसके अंदर म्यूसिन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अगर आपके अपेंडिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ म्यूसिन वैसे भरा हुआ है और मतलब बिकॉज ऑफ द कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है या किसी और वजह से म्यूसिन एक्सेसिव सिक्रीशन होने लगी है, तो उसे हम म्यूकोसील कहेंगे। हो सकता है कि वो म्यूकोसील जो है वो आपका बिनाइन लीजन भी अंदर बना रहा है आपके अपेंडिक्स की वॉल के अंदर। तो अगर वो म्यूसिन किसी बिनाइन कैंसर की वजह से है, बिनाइन न्यूप्लाज्म की वजह से, फिर उसे कहेंगे म्यूसिनस सिस्टाडेनोमा। और अगर आपके पास वो जो म्यूसिन कलेक्शन है आपकी उसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर, वो बिकॉज ऑफ सम मैलिग्नेंसी इन योर अपेंडिक्स है, तो फिर हम उसे कहेंगे म्यूसिनस सिस्टाडेनोकार्सिनोमा। तो ये बातें तो आपकी अंडरस्टूड है ना कि एडिनोमा और नॉन म्यूसिन प्रोड्यूसिंग एडिनोकार्सिनोमा में म्यूसिन नहीं होगा,
और सिस्टेडिनोमा एंड म्यूसिनस सिस्टेडिनोकार्सिनोमा में म्यूसिन प्रोड्यूसिंग कैविटी होगी। जाहिर है आपको पता कैसे चलेगा कि भाई कैंसर मैलिग्नेंट है बिनाइन है, वो जाहिर है आप बायोप्सी करते हैं, आप सेल का स्ट्रक्चर चेक करते हैं, डिस्प्लेजिया चेक करते हैं, फिर आप चेक करते हैं कि रीजनल लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसिस कितना है, उनके सेल्स की माइटोसिस कितनी है। तो वही सारी बातें जो जनरल कैंसर की होती हैं वही आपको यहाँ भी बताएंगी कि इधर कैंसर मैलिग्नेंट है बिनाइन है, कितना फैला है कितना नहीं फैला वगैरह। एंड देन वी कैन ऑल्सो हैव अनदर थिंग कि कभी कभार ऐसा होता है ना कि आपका जो ये कार्सिनोमाज होते हैं, कार्सिनोमा जब बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं तो वो आपके पेरिटोनियम में जगह जगह पर कार्सिनोमाज के इम्प्लांट्स बनने लग जाते हैं। ठीक है, सपोज आपका शुरू अपेंडिक्स से हुआ था लेकिन उसने पेरिटोनियल कैविटी में किसी और जगह पर भी थोड़ा सा कैंसरस मैस बना दिया, तो वो आप जब चेक करते हैं तो आपको जब वो एक्स्ट्रा कैंसरस मैस मिलता है तो आपको लगता है मतलब एक दफ़ा बंदे का ध्यान जरूर जाता है कि यार ये ओवेरियन ट्यूमर तो नहीं है, क्योंकि फीमेल्स में अपेंडिक्स से ज़्यादा ओवेरियन ट्यूमर कॉमन है और ओवेरियन ट्यूमर की वजह से भी आपके पेरिटोनियम में किसी और जगह पर भी कैंसर का इम्प्लांट मिल सकता है। तो म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर को फिर एक्सक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। और हमारे पास एक कंडीशन होती है और जिसमें होता है कि आपका एब्डोमेन जो है ना वो म्यूसिनस सिक्रीशन से बहुत ज़्यादा भर जाते हैं। उस कंडीशन को हम कहते हैं सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, के पेरिटोनियम के अंदर यानी एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा आपकी म्यूसिनस सिक्रीशंस भर जाती है। ये ओवेरियन ट्यूमर में भी हो सकता है और ये किसी और किस्म के आपके जीआईटी के ट्यूमर में भी हो सकते हैं जिसमें सिक्रीशंस जो है वो आपके सारे पेरिटोनियम में भी फैल जाए, यानी कि अपेंडिक्स का ट्यूमर भी सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई कर सकता है और ओवेरियन ट्यूमर भी कर सकता है। ठीक है, तो बहरहाल दीज आर ऑल अबाउट योर, दिस इज ऑल अबाउट योर अपेंडिक्स। यहाँ जीआईटी पैथोलॉजी खत्म हो जाएगी। किसी को कहीं भी कोई भी मसला हुआ यू कैन ऑलवेज आस्क मी, लेवर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।